नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और आप देख रहे हो के न्यूज। चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में बदलाव का रास्ता स्वयं चौधरी चरण सिंह ने दशकों पहले दिखाया है। जो रास्ता चौधरी साहब ने दिखाया है उससे किसानों को कितना लाभ हुआ यह हम सभी जानते हैं। इस क्षेत्र की चिंता चौधरी साहब को थी। छोटे किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या 80% से ज्यादा है। 10 किसानों में 8 किसान ऐसे हैं जिनके पास छोटा जमीन का टुकड़ा है। सरकार का निरंतर प्रयास है कि सभी छोटे किसानों का विकास किया जाए। अनेक फैसले देश के छोटे छोटे किसानों को सशक्त कर रहे हैं। कोरोना के वक्त सरकार ने किसानों के खातों में सीधे रकम ट्रांसफर की है। मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश में बीते 4 वर्ष में एमएसपी पर नए रिकॉर्ड बन गए हैं। गन्ने के भुगतान की परेशानी को भी कम किया जा रहा है। 1,40 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। अब तो आने वाला साल यूपी के किसानों को नई संभावना खोलने वाला है। गन्ने का इथेनॉल बनता है, इससे बढ़ाया जा रहा है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाना पड़ता है, इसका रास्ता स्वयं चौधरी चरण सिंह जी ने दशकों पहले देश को दिखाया है। जो रास्ता चौधरी साहब ने दिखाया, उनसे देश के खेती मजदूरों और छोटे किसानों को कितना लाभ हुआ ये हम सभी जानते हैं। आज की अनेक पीढ़ियां उन सुधारों के कारण एक गरिमामय जीवन जी पा रही है। देश के जिन छोटे किसानों की चिंता चौधरी साहब को थी, उनके साथ सरकार एक साथी की तरह खड़ी रहे, ये बहुत जरूरी है। इन छोटे किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या 80% से ज्यादा है। यानी देश के 10 किसानों के पास जो जमीन है उसमें 8 किसान ऐसे हैं जिनके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। 10 में से 8। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि छोटी जोत वालों को ताकत दी जाए। 1.5 गुना एमएसपी हो, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, बीमा योजना में सुधार हो, 3,000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक फैसले छोटे छोटे किसानों को सशक्त कर रहे हैं। कोरोना के इस समय में देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपी के इन किसानों को मिले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि यूपी में बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बने हैं। गन्ने के भुगतान को लेकर के भी जो परेशानियां आती थी, उन्हें लगातार कम किया जा रहा है। बीते 4 साल में यूपी के गन्ना किसानों को
1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। आने वाले साल तो यूपी के गन्ना किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने वाला है। गन्ने से जो इथेनॉल बनता है, बायोफ्यूल बनता है, उसका उपयोग ईंधन में बढ़ाया जा रहा है। इसका बड़ा लाभ पश्चिम यूपी के गन्ना किसानों को भी होने वाला है। भवानीपुर में टीएमसी और भाजपा के बीच सियासी तनातनी नए सिरे से परवान चढ़ रही है। मुकाबला सीएम ममता बनर्जी और भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के बीच है। दोनों तरफ से सियासी बयानबाजी का दौर चरम पर है। 30 सितंबर को यहां उपचुनाव के लिए मतदान होना है। बुधवार को भाजपा और टीएमसी समर्थक आमने सामने आ गए और टीएमसी समर्थकों ने ममता बनर्जी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान तनातनी का माहौल बन गया है। इसे लेकर प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि वह इस तरह की नारेबाजी से बिल्कुल नहीं घबराएंगी। प्रियंका अपने समर्थकों के साथ जब जाबूदार बाजार से गुजर रही थी, तभी टीएमसी समर्थकों का एक गुट वहां पहुंच गया और जय बंगला को और ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। इस पर प्रियंका ने कहा कि मैं इस तरह की हरकतों से नहीं डरने वाली और बंगाल में आतंक के शासन के बीच लोगों के हक की आवाज बुलंद करती हूं। वहीं प्रियंका के आरोपों को खारिज करते हुए बंगाल के मंत्री और वरिष्ठ टीएमसी नेता फिरहाद हकीम ने कहा कि प्रियंका टिब्रेवाल ड्रामा कर रही है और उन्हें पता लग गया है कि भवानीपुर में उनका कोई जनाधार नहीं है। हाकिम ने कहा कि इस इलाके में प्रियंका टीएमसी कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम कर रही है। हालांकि मैंने कार्यकर्ताओं को इससे बचने को कहा है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कृषि कानूनों के लिए सीधे तौर पर अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया। सिद्धू ने कहा कि जिस समय कृषि कानून बनाए गए उस समय अकाली दल एनडीए का हिस्सा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार द्वारा फसल खरीद के लिए फर्द को अनिवार्य किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ऐसे नियम थोप कर एक देश दो बाजार का सिस्टम लागू कर रही है। अपने ट्विटर हैंडल में मंगलवार को सिद्धू ने 2 ट्वीट किए और यह मुद्दा उठाते हुए लिखा कि खरीद से पहले एफआरडी की अनिवार्य मांग के संबंध में केंद्र सरकार के आदेश पंजाब के सामाजिक आर्थिक ताने बाने के खिलाफ है। जानबूझकर एक राष्ट्र दो बाजार बनाना, क्योंकि ये आदेश केवल एपीएमसी मंडियों के लिए मान्य है जहां खरीद एमएसपी पर होती है, न कि निजी मंडियों के लिए। इससे पहले सिद्धू ने ट्वीट किया कि पंजाब की 1/3 भूमि पर पट्टे पर खेती की जाती है, जिनमें से कई मौखिक अनुबंध हैं। साझा मुल्का खाता के कारण हमारे राज्य के कई हिस्सों में कोई स्पष्ट भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कई भूमि मालिक विदेशों में रह रहे हैं और बहुत सारे भूमि रिकॉर्ड कानूनी विवादों में अधीन हैं। सिंधु बॉर्डर को खुलवाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अनिल विज, डीजीपी और गृह सचिव भी मौजूद हैं। बैठक में किसान आंदोलन से लेकर विशेष रूप से चर्चा संभव है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को सोनीपत में डेप्यूटी कमिश्नर ललित सिवाज की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि जीटी रोड पर एक साइड से लोगों को आवाजाही के लिए रास्ता दें, ताकि आम लोगों को होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके, जिस पर किसानों ने भरोसा दिया है। ऐसा करवाने में प्रशासन 9 महीने बाद सफल हुआ है और इस सफलता का दरवाजा करनाल से खुलता है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मोनिका अग्रवाल की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जनहित में कुंडली सिंधु बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों से एक तरफ का रास्ता खाली करवाया जाए। इसके बाद ललित सिवाज के निवेदन पर किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि वे इस बात पर विचार करेंगे। इसके लिए वे संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके जल्द प्रशासन को इसकी सूचना देंगे। कुछ किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि एक तरफा मार्ग छोड़ने की
उन्हें दूसरी जगह वैकल्पिक जगह उपलब्ध करवाई जाए। दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग का बंद किया जाना और दीवार खड़ी करना भी एक प्रमुख समस्या है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ के 7 प्रदेश तथा देश के 2 बड़े तोहफे दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अलीगढ़ में 2 घंटे के कार्यक्रम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के साथ ही उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड की कार्य प्रगति की समीक्षा भी की। पीएम ने अपने 40 मिनट के संबोधन में युवाओं को प्रेरणा देने के साथ उनमें जोश भी भरा। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं, इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जब तक बेटियां घर वापस न आए, माता पिता की सांसें अटकी रहती थी। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। योगी जी की सरकार में गरीब की सुनवाई भी है, गरीब का सम्मान भी है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी की बदलती कार्यशैली का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान। उत्तर प्रदेश अभी तक 8 करोड़ से अधिक टीके लगा चुका है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी यूपी के ही नाम है। कोरोना के इस संकट काल में गरीब की चिंता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए महीनों से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। गरीबों को भूखमरी से बचाने के लिए जो काम दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वो आज भारत कर रहा है।
ये हमारा उत्तर प्रदेश कर रहा है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी टीम अभी सोनू के मुंबई स्थित दफ्तर पर मौजूद है। उनकी एक प्रॉपर्टी की अकाउंट बुक में गड़बड़ी के आरोपों के बाद टीम प्रॉपर्टी का सर्वे कर रही है। आईटी की टीमों ने सोनू सूद और उनकी कंपनियों से जुड़ी 6 जगहों पर सर्वे किया है। बता दें कि ये सर्वे तब किया जा रहा है जब कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को स्कूली छात्रों से जुड़ी प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस दौरान उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी चली हैं। पर सोनू ने खुद कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी सियासत पर कोई बात नहीं हुई। सोनू सूद ने कोरोना काल के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। इसके बाद वे लगातार देश भर के लोगों की मदद कर रहे थे। कई राज्य सरकारों ने सोनू के साथ काम करने हाथ मिलाया था, जिनमें पंजाब और दिल्ली सरकार शामिल है। इसके अलावा सोनू ने गुड वर्कर जॉब ऐप स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाया है। वे देश में 16 शहरों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगवा रहे हैं। तेज प्रताप यादव की छात्र जनशक्ति परिषद ने प्रमंडल में प्रभारियों की चयन सूची जारी कर दी है। उस पेड़ पर किराने की तरफ एक हाथ का लोगो है जिसने लालटेन पकड़ी हुई है। बता दें कि राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन है, लेकिन वह सिर्फ लालटेन है। इसमें हाथ से पकड़ी हुई लालटेन दिख रही है। मंगलवार को जिस पेड़ पर प्रमंडल प्रभारियों के नामों की सूची जारी की गई थी, इसमें छात्र जनशक्ति परिषद के बाद राजद बिहार लिखा गया है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह राजद का ही एक विंग है। अब तक की गतिविधियों से यह भी स्पष्ट किया गया है कि छात्र राजद से अलग और बड़ा इसका कैनवास होगा, क्योंकि इसमें छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अन्य प्रोफेशनल्स को भी शामिल किया जा रहा है। इसके राष्ट्रीय संगठन प्रभारी डॉक्टर सुमित राव उर्फ बबूल सम्राट भारत समाज सेवक कॉलेज मधेपुरा और गेस्ट लेक्चरर हैं। पत्रकारिता, लॉ और पीएचडी की डिग्री उनके पास है। वे छात्र संघर्ष के वर्षों से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर सुमित राव कहते हैं कि छात्र जनशक्ति परिषद राजद के लिए खाद का काम करेगा। युवाओं को हर तरह से मजबूत बनाना है और राजद को मजबूती देना इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रताप यादव कहते हैं कि इससे वैसे युवाओं को जोड़ रहा है जिनमें समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रदेश महासचिव विजेंद्र लोहान ने नारोनांद नगरपालिका के पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक वह भाजपा के किसी भी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे यह लगा है कि एक तरफ लोग किसान आंदोलन के पक्ष में अपने पद छोड़ रहे हैं और मैं खुद किसान होते हुए भाजपा की तरफ से मनोनीत पार्षद का पद ग्रहण कर रहा हूं, ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। लोहान ने बताया कि 9 अगस्त को भाजपा ने नगर पालिका में मनोनीत पार्षदों की लिस्ट जारी कर दी थी। विजेंद्र लोहान को मनोनीत पार्षद बनाया गया था। इसके लिए पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने उनका मुंह मीठा करके उससे बधाई दी थी। उसी समय उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री की सामने इस पद को न लेने की इच्छा जाहिर कर दी थी। पिछले 9 महीने से किसान दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वे खुद किसान के बेटे थे। जब तक भाजपा किसानों की मांगों को पूरा नहीं करेगी, वह तब तक भाजपा के किसी भी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेंगे। लोहान ने कहा कि वह भाजपा में रहकर किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरे पास खेलों की जिम्मेदारी है, जिसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाता रहूंगा और खिलाड़ियों के लिए जो भी मुझसे हो पाएगा मैं उनके लिए करूंगा। अगर खेलों से संबंधित किसी भी पार्टी की मीटिंग में मुझे उनकी भलाई के लिए जाना पड़े तो वहां भी मेरी भागीदारी रहेगी। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए?
क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस वही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए 26,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक उसने टेलीकॉम सेक्टर को भी बड़ी राहत देते हुए अगले 4 साल तक AGR बकाया है पेमेंट में छुटकारा दिलाया है। मीटिंग के लिए गए निर्णयों के जानकारी कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। सूत्रों के अनुसार ऑटो कंपोनेंट बनाने वाले कंपनियों के लिए बनाई गई PLI स्कीम में 20 आइटम को शामिल किया गया है। इसमें इलेक्ट्रिकल और कन्वेंशनल व्हीकल में लगने वाले कंपोनेंट दोनों को शामिल किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन सेल से चलने वाली गाड़ियों को मिलने वाला इंसेंटिव प्रस्तावित स्कीम से कम हो सकता है, क्योंकि ये उभरते हुए सेक्टर हैं। ऑटो सेक्टर के लिए PLI स्कीम को पहले से लगभग 57,000 करोड़ रुपए से घटाकर 26,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। बैठक में ऑटो और ड्रोन सेक्टर से लिए PIL योजना को मंजूरी मिल सकती है। इस योजना के तहत ऑटो और ड्रोन सेक्टर में रक्षण के लिए इंसेंटिव देने का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी योजना को भी मंजूरी मिल सकती है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना को भी मंजूरी मिल सकती है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने IMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चचाचन बताया है। बागपत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भाजपा के चचाजान ओवैसी आ गए हैं। अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वह धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे जो भाजपा चाहती है। लेकिन किसान भी मांगों को पूरा नहीं करने पर भाजपा का सत्ता से बाहर करने का फैसला ले चुके हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर में 26 सितंबर को होने वाली महापंचायत को सरकार करा रही है, जिसमें सरकार रोडवेज बसों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। टिकैत ने मंगलवार को अग्रवाल मंडी टिटेरी का हिसवाद गांव में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अग्रवाल मंडी टटीरी में बकायू के युवा जिलाध्यक्ष चौधरी हिम्मत सिंह के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत हुई थी और 26 सितंबर को सरकारी महापंचायत होगी। इस महापंचायत में केवल सरकारी लोग ही पहुंचेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि MSP के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है और रामपुर में 11,000 फर्जी किसान बनाकर खरीद की गई है। 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान को लेकर कहा कि आंदोलन को पूरी तरह सफल बनाया जाएगा। लोगों से भी अपील की जाएगी कि वह आंदोलन को सफल बनाएं। राकेश टिकैत ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया है। इस तरह सरकार के गन्ने की कीमत 650 धान की 3700 रुपए प्रति क्विंटल व गेहूं की 4100 रुपए प्रति क्विंटल की उम्मीद करती है। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी अपने वादे पूरे करें। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के कुछ इलाकों में तो सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आ रहा है। मकान, दुकान, रेलवे ट्रैक सब डूब गए हैं। उधर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होने से कई रास्ते और हाईवे बंद हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के पालघर और पुणे समेत कई बड़े जिलों में आज फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और जूनागढ़ जिले में बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जूनागढ़ के हसनापुर, आनंदपुर, विलिंगडन, ओजात, वज्रमी, घावत और जैसे बड़े डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। इन बांधों से पानी छोड़ने की वजह से नेशनल हाईवे डूब गया है।
साथ ही कई गांवों में भी बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई गांवों का संपर्क कट गया है। सड़कों पर पानी आने से जूनागढ़, पोरबंदर और गिर सोमनाथ से जुड़ने वाले सभी नेशनल और स्टेट हाईवे बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते गिरनार रोपवे भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। सौराष्ट्र इलाके में आमतौर पर बहुत कम बारिश होती है, लेकिन इस बार सितंबर के महीने में यही रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इसी वजह से यहां बाढ़ का कहर देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में सितंबर के पहले 15 दिनों में अगस्त के मुकाबले करीब 4 गुना बारिश हो चुकी थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देश भर के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी आर्थिक गतिविधियां बाधित हो गई थीं। अब दिल्ली सरकार इन्हें फिर से चरणबद्ध रूप से शुरू कर रही है। इसी के तहत गुरुवार सरकार ने सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन की अनुमति दे दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधक पदाधिकारी ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि 16 सितंबर से दिल्ली में व्यापारिक से लेकर अन्य हर तरह की प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी। पिछले आदेश में डीडीएमएन ने केवल बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी लगाने की अनुमति दी थी, जिसमें सिर्फ व्यापारिक अतिथियों को आने की अनुमति थी। वहीं अब बिजनेस टू कंज्यूमर प्रदर्शनी की भी अनुमति मिल गई है। आदेश में कहा गया है कि इन प्रदर्शनियों का आयोजन बैंक्वेट हॉल में किया जा सकेगा। मालूम होता है कि अब तक बैंक्वेट हॉल का प्रयोग विवाह समारोह के लिए छोड़कर किसी अन्य आयोजन के लिए किए जाने की अनुमति नहीं थी। डीएमएन ने कहा कि प्रदर्शनियों और मेलों की तभी अनुमति मिलेगी जब इनके सभी स्टेक होल्डर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करेंगे। चीन के नए राजदूत चेंग जेंगुआंग को बुधवार को ब्रिटेन की संसद में होने वाली मीटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। राजनीतिज्ञ जेंगुआंग को रेकॉन को फैसला हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लाइस के स्पीकर्स ने लिया। दरअसल चीनी राजदूत को निमंत्रण दिए जाने से ब्रिटिश राजदूत काफी नाराज हो गए थे, जिसे देखते हुए यह कार्रवाई की गई। जैंग के बुधवार शाम हाउस ऑफ कॉमन्स और मेहाल पार्टी पार्लियामेंट्री चाइना ग्रुप और चीन ब्रिटेन बिजनेस काउंसिल के समर सस्पेंशन में शामिल होने वाला था। ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री चाइना ग्रुप बीजिंग के साथ अच्छा समझाने वाले का सांसदों के समूह में है। ब्रिटिश संसद ने यह एक्शन ऐसे समय लिया है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। यह पूरा मामला चीन के शिनजियांग में उजागर मुसलमानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। चीन ने मार्च में ब्रिटिश सांसदों और उनके परिवार के सदस्यों की यात्रा पर रोक लगा दी थी। साथ ही उन्हें चीन या हांगकांग के पूर्व में स्थित ब्रिटिश उपनिवेश में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। ब्रिटिश सांसदों पर चीन की कार्रवाई तब की जब शिनजियांग में मानवाधिकारों के हनन के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए चीनी अधिकारियों पर ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका, कनाडा और यूरोप संघ में प्रतिबंध लगा दिए गए थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब मध्यावधि यानी मिड टर्म चुनाव का ऐलान किया था, तब ये सोचा था कि कोरोना को हैंडल करने में मिली सफलता उनको पूर्ण बहुमत दिला देगी। अब जबकि मतदान में एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है, तो उनकी उम्मीदें फीकी नजर आ रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रूडो की लिबरल पार्टी का चुनाव प्रचार दमदार नहीं रहा और लोग कई मुद्दों पर उनसे नाराज हैं। इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में उठाना पड़ सकता है। जस्टिस ट्रूडो 2015 से सत्ता में हैं। 2019 में जब वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो सरकार अलंपत में थी। इसकी वजह से उन्हें अहम बिल पास करने का फैसला करने के लिए विपक्षी दलों का सहारा लेना पड़ता था। कोरोना से उनकी सरकार ने बेहतर तरीके से निपटा, वैक्सीनेशन में कामयाबी मिली और बिजनेस कम्युनिटी को काफी मदद मिली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग हाईवे तक पहुंच गई है। इससे उत्तर प्रदेश की लॉस एंजलिस से जोड़ने वाले हाईवे का 70 किलोमीटर भाग बंद कर दिया गया है। हाईवे के 3 में सामने आया कि जंगल की आग में धुएं का गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चे पर विपरीत असर हो सकता है। 7000 बच्चे समय से पहले पैदा हो सकते हैं। ऐसे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में परेशानी आ सकती है। अध्ययन में साल 2006 से साल 2012 के बीच 10 लाख गर्भवती महिलाओं पर धुएं के संभावित प्रतिकूल असर का पता लगाया गया है।
तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।